हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट चैप्टर नंबर 3 द स्टेट गवर्नमेंट। हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तीन लोगों के मिलकर ये बनाया जाता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द गवर्नर। गवर्नर कौन होते हैं? ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। किसी भी स्टेट का जो है वो नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड माने जाते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो उनके पास होती हैं, उन्हीं के द्वारा एक्सरसाइज होती हैं। जो स्टेट है उसमें जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उन्हीं के नाम पे होती हैं। आपने जो नोट देखा होगा, जो पैसे हम इस्तेमाल करते हैं नोट, उसके ऊपर गवर्नर का साइन नहीं होता है, चीफ मिनिस्टर का साइन नहीं होता ना। तो जिस स्टेट का गवर्नर है या जो भी है वो साइन करते हैं, गवर्नर के द्वारा ही उसे साइन किया जाता है, नॉट बाय द सीएम। तो ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, देन बट रियल फंक्शनरी कौन है? जो स्टेट है उसके एक्चुअल कार्यकर्ता कौन है, या एक्चुअल वर्कर कौन है, या एक्चुअल जो फंक्शनरी कौन है, वो है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के हेड हैं एक तरीके से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उनके साथ मिलके उस स्टेट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि वो स्टेट प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव हो सके। ओके, देन उनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। किसका? गवर्नर का। ठीक है, गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं फॉर 5 ईयर्स। टर्म प्लान जो है उनका वो 5 ईयर्स का है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि बस 5 ईयर्स का है और उसके बाद रिटायर होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि उनको बीच में से हटाया जा सके। अगर उनके काम में कोई कमी लगती है, कुछ दिक्कत होती है, तो उनको जो है ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर ऑल्सो। अपने टाइम जो टर्म उनका है उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और अगर गवर्नर हैं तो उनके लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही या शी जो भी हैं, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको हिंदुस्तान का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। ही और शी शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ age, not be holding any office of profit in the government, should be of unsound mind. ठीक है, तो these are the some qualifications of governor. Now let us see what are the powers and functions of a governor. Firstly, he appoints leader of majority party as chief minister. देश में इलेक्शन होते हैं जब कभी भी, तो जो मेजॉरिटी पार्टी जीत कर आती है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, जो कि अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए आई है, उसके जो भी लीडर होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर के लिए वो इनवाइट करते हैं कि आप आइए और अपनी सरकार बनाइए। तो ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर लीडिंग पार्टी। ठीक है, देन ही रेकमेंड स्टेट एनुअल बजट। वो जो हैं, जो एनुअल बजट है उसे भी बनाते हैं। जो भी स्टेट में खर्चा होने वाला है इस वक्त में, वो पूरे स्टेट का बजट जो है जो बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इसे बनाया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो चीफ मिनिस्टर को मदद करेंगे काम करने में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्हें भी कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर को कौन बंदा चाहिए किस डिपार्टमेंट के लिए, वो चीफ मिनिस्टर बताते हैं, और उनका अपॉइंटमेंट लेटर कौन देते हैं? गवर्नर देते हैं। ठीक है, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बजट बनाते हैं स्टेट के लिए कि इस स्टेट में कितना खर्चा है या क्या होना है। उस बजट को पहले गवर्नर ही रेकमेंड करते हैं, गवर्नर को ही दिखाया जाता है, एंड देन इट इज़ सेंड टू दी अपर हाउसेज। ठीक है, देन and he makes all important appointments like chairman and member of state public service commission. ठीक है, जिस स्टेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बड़े बड़े पदों पे जो ओहदे होते हैं, उनको जो है कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन हो गए, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको सबको किसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस रीड अबाउट द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि मोर देन हाफ सीट्स जीत कर आती है, उसके ही लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे देश को हमने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया है, और उसी में से हम मेंबर्स को इलेक्ट करके हम वोट देते हैं, आम जनता वोट देती है और मेंबर्स को इलेक्ट करके वहाँ एमएलए बना के भेजती है। और जिस पार्टी के भी सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, मोर देन हाफ मेंबर्स होते हैं, वही जो है मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है, और उसी के लीडर को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है बाय गवर्नर्स इन्विटेशन, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कोalition गवर्नमेंट। व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट?
हिंदी में मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार जिसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 सीट्स हैं और किसी भी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 75 सीट्स चाहिए, लेकिन किसी पार्टी को 60 सीट्स मिलती हैं, किसी को 15, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 2, इस तरीके से करके मिलती हैं, लेकिन मेजर सीट्स जो हैं वो 60 हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए 75 का, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा है, 60 ही रह गया है। तो ऐसे में वो सरकार, वो पार्टी जो है किसी ऐसी पार्टी से मदद ले सकती है जो उसको 15 कैंडिडेट्स दे करके, 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज का कैंडिडेट दे करके उसका नंबर बढ़ा दे, ठीक है। तो ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी जो उनको 15 मेंबर्स या 15 कैंडिडेट्स देके उनके साथ एक गठजोड़ करती है, ऐसी पार्टी को हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार, ठीक है, दैट इज कोalition गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट इज रूलिंग पार्टी। जो भी पार्टी मोर देन हाफ मेंबर्स ऑफ असेंबली या हाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज को जीत के आती है, उसी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, वही अपनी सरकार बनाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज रूलिंग पार्टी। इसके अलग जो पार्टी हार जाती है और ऑपोजिशन में बैठती है, उसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी। किसी भी गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से रन करने के लिए रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक ऑपोजिशन पार्टी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपोजिशन होने से हमें हमारी कमियां पता चलती हैं। आपने एक ऐसे लिखा, आपके हिसाब से बहुत अच्छा ऐसे था, लेकिन आपको लग रहा है आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप टीचर के पास जाते हैं या अपने किसी फ्रेंड को दिखाते हैं और उसको लगता है कि उसमें कोई गलती है, और तो वो उसको आप भी आपकी स्पेलिंग ठीक कर लो, या ये सेंटेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ आपने ये गलती की, आप उसको दोबारा करेक्ट करके फेयर बना के लाते हो और तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। यानी ऑपोजिशन पार्टी होने से एक फ़ायदा होता है, रूलिंग पार्टी जो भी नियम कानून बनाती है, ऑपोजिशन पार्टी अगर उसको क्रॉस क्वेश्चन करती है तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को एक मौका मिलता है कि जो भी लूप होल्स हैं या जो भी कमियां हैं उस लॉ में उसको पूरी करके और एक अच्छा लॉ बना करके जनता के लिए लेकर आया जाए, ताकि देश जो है तरक्की कर सके। तो रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन टर्म, एज ऑलरेडी लर्न दैट 5 ईयर का टर्म रहता है किसी भी सरकार का। देन सीएम का टर्म भी 5 ईयर्स का ही है। देन व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएम। अब चीफ मिनिस्टर जो हैं उसके क्या क्या पावर्स और फंक्शंस है। सबसे पहला, ही इज़ द रियल हेड ऑफ स्टेट। फंक्शनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड कौन है? गवर्नर। लेकिन रियल हेड कौन है स्टेट के? चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट बांटना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने गवर्नर की मदद से अपने लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुना। अब उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट भी तो बांटने पड़ेंगे, तो उसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो, वही सरकार में डिवीजन करते हैं कि मेरे इस डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, इस डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, ठीक है। एंड उनका अगला काम होता है सुपरवाइज देयर वर्क। जो भी पोर्टफोलियो बांटे गए हैं, जो भी लोग उनका काम कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि उनको सुपरवाइज भी करें। ऐसा ना हो कि काम करने के लिए छोड़ दिया और वो जो भी करे, उनको सुपरवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का जो भी काम होगा, सरकार को जो स्टेट मिनिस्टर है या जो चीफ मिनिस्टर है, उसे जो केंद्र सरकार है उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि मैं अपने स्टेट में ये कर रहा हूँ तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ही सुपरवाइजेज देयर वर्क। देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके रियल हेड हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, और ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं के वजह से जो है किसी भी गवर्नमेंट का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है कि इस राज्य में इनकी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है या ख़राब चल रही है। तो उसका सारा जिम्मेदारी किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर की होती है, ठीक है। एंड इफ़ ही रिज़ाइंस, एंटायर काउंसिल हैज़ टू रिज़ाइन। और अगर किसी भी रीज़न से वो रिज़ाइन करते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हीं के द्वारा उन्हीं की सरकार में काम करने के लिए चुनी गई है। तो जब चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा तो उनको भी रिज़ाइन करना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और उनके पावर्स और फंक्शंस क्या है? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहली बात, दे फॉर्मुलेट्स एंड डिसाइड्स पॉलिसीज़। स्टेट को चलाने के लिए जो भी पॉलिसीज़ चाहिए उनको वो फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। एंड दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चलेगा तो ना केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी जो है काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि हाँ दिस इज़ वर्किंग ऑन गुड। तो इसीलिए दैट डिपेंड्स कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाते हैं।
बजट बनाना उनका काम होता है। यहाँ हमने देखा था बजट को जो है रिकमेंडेशन भले ही गवर्नर की तरफ से मिले, लेकिन बनाने की तैयारी करने की उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। इसके साथ साथ मेजॉरिटी बिल्स, जो भी लॉज या बिल्स जो हैं वो जो हैं जितने भी लोकसभा या राज्यसभा में जो होते हैं, दे आर प्रेजेंटेड बाय Council of Ministers. So they are one of the important part of Chief Minister's Council. Okay. So this is your chapter number 3, the state government. Go through the video properly, read the chapter thoroughly, and do your work in copy properly on time. Thank you.